नमस्कार। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि भारत की पर्वत श्रृंखलाओं के नाम आप बताएं, तो आप शुरुआत करेंगे कंचनजंगा से, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद आप हिमालय, नीलगिरी, अरावली, विंध्याचल, अन्नामलाई, इस तरह की पर्वत श्रृंखलाओं के नाम लेते हुए मुझे गिनाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहूं कि आज मैं वो पर्वत श्रृंखलाएं आपको बताने जा रहा हूं जो आपको नहीं पता हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और कहेंगे ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो अभी भारत में रिकॉर्ड में नहीं ली गई हैं। ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं पिछले कई वर्षों से पैदा हो रही हैं, जन्म ले रही हैं भारत के अलग अलग शहरों में, और अब वो भारत के एक बड़े पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में रजिस्टर होने के लिए तैयार हो गई हैं। आप कह रहे होंगे भाई जल्दी बताइए ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, हमें तो नहीं इनके बारे में जानकारी। आपको जानकारी होगी कैसे, क्योंकि हम अनजान बने घूम रहे हैं। हमारी तो दिशा ही दूसरी तरफ है, हमारा ध्यान उधर है जिधर पूरा विश्व, जिधर पूरा सोशल मीडिया हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहता है। हम उस वेब जाल में फंसकर अपनी अलग ही दुनिया में खोए हैं, मगन हैं, और ये भूल गए हैं कि हमारे चारों तरफ क्या जंजाल पैदा हो रहा है। भारत के प्रमुख शहर जो कि मेट्रो शहर, भारत के विकसित शहर कहे जाते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है इन पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण करने में। उन्होंने अपनी पूरी दिन रात की मेहनत से इन पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण किया है। इसमें पढ़े लिखे लोग और शहर के विकसित लोग शामिल हैं। बड़ी बात ये है, गांव के लोग इसमें योगदान नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्यों। शहर के बड़े पढ़े लिखे लोगों ने इसमें इतना ज़्यादा योगदान दिया है कि आज ये पर्वत नासा से सैटेलाइट के द्वारा देखे जा सकते हैं। शुरुआत करता हूँ दक्षिण भारत के बेंगलोर से। दक्षिण भारत के बेंगलोर में ऐसे 3 पर्वत इस समय मौजूद हैं, और भी पर्वत आने वाले समय में बन सकते हैं अगर वहाँ के लोग योगदान करेंगे तो। इन 3 पर्वतों में से एक पर्वत मवालीपुरा पर्वत गार्बेज का इतना बड़ा माउंटेन था जो कि 2012 में वहाँ के विलेजर्स के प्रोटेस्ट के बाद बंद कर दिया गया। यह गार्बेज का पहाड़ 40 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई तय कर चुका था, और वहाँ के लोग इसमें और योगदान देकर इसे और ऊंचाई पर ले जाना चाहते थे, लेकिन आसपास के विलेजर्स, क्योंकि शहर में तो ये लैंडफिल बना नहीं सकते, शहर के कूड़े को गांव के नज़दीक लैंडफिल बनाने के लिए भेज दिया जाता है। 2002 में मवालीपुरा लैंडफिल की शुरुआत हुई और उसके बाद धीरे धीरे उस लैंडफिल की हाइट बढ़ने लगी। वहाँ के आसपास के लोगों को तरह तरह की बीमारियाँ जैसे कि किडनी की बीमारी, स्किन की बीमारी, हार्ट डिसीज़ होने लगी। इसके बाद वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उनके अथक प्रयास से यह संभव हो पाया कि वो लैंडफिल अभी बंद कर दिया गया है। लैंडफिल साइट के साइड इफ़ेक्ट्स जो कि अभी तक वहाँ पर हो रहे हैं, उनके बारे में किसी ने ध्यान आकर्षित नहीं किया है, क्योंकि लैंडफिल बंद करने के बाद जो लीचेट वो पानी होता है जो कि लैंडफिल से रिसाव करता है और वो ज़मीन में जाकर ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करता है। उसके लिए वहाँ पर कोई भी बाद में ट्रीटमेंट का काम नहीं किया गया। बस लैंडफिल को बंद कर देना कोई सॉल्यूशन नहीं था। वहाँ के आसपास के लोग आज भी उन बीमारियों से परेशान हैं, लेकिन कम से कम वो लैंडफिल 40-50 मीटर की हाइट पर जाकर रुक गया। इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। ये बेंगलोर वालों ने तो अपना एक पर्वत रजिस्टर करा लिया है। इसके बाद बढ़ते हैं हम चेन्नई की ओर। चेन्नई में भी ऐसे ही 3 पर्वत अपनी ऊंचाइयों को तय कर रहे हैं, कुछ 30 मीटर पर हैं, कुछ 40 मीटर पर हैं। इसके बाद मुंबई की ओर बढ़ते हैं। मुंबई में भी 2 पर्वत पहले से थे, एक नया पर्वत ऐड किया जा रहा है। एक पर्वत वहाँ पहले से मौजूद था, वो देवनार में पर्वत था, देवनार लैंडफिल साइट। देवनार लैंडफिल पर्वत की हाइट 2012 की रिपोर्ट के अनुसार 114 फीट करीब थी, और वहाँ की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से परमिशन मांगी कि इसकी हाइट 164 फीट तक कर दी जाए, जो कि 18 माले की बिल्डिंग तक की हाइट के रूप में कर दी जाए, जो कि 2012 के आसपास की रिपोर्ट है। तो आज की डेट में यह करीबन 200 फीट के आसपास की ऊंचाई को तय कर चुका होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसी साइट की नासा ने 2016 में एक पिक्चर ली थी, जो कि स्मोग इस साइड से जब निकल रहा था, जो कि उस समय एक पिक्चर में तो दिखा, लेकिन यह हर वर्ष हर महीने ये निकलता रहता है, और वहाँ के आसपास के लोगों को किडनी, लंग्स, स्किन डिसीजेस न जाने कितनी बीमारियों की चपेट में ले रहा है। अब आप देख रहे होंगे कि भारत के हर कोने में हम ऐसे एक पर्वत को हम तैयार कर रहे हैं, ताकि हम इस खूबसूरत सुंदर हवा को पूरी तरह से जहरीला बना पाएँ। इसके बाद मैं हैदराबाद की तरफ बढ़ूँ तो वहाँ भी लैंडफिल है। इसके बाद मध्य भारत में आऊँ तो भोपाल में भी लैंडफिल है। गुजरात में जाता हूँ तो अहमदाबाद में भी लैंडफिल है। राजस्थान में आता हूँ तो जयपुर में भी लैंडफिल है। यूपी में जाता हूँ तो लखनऊ और बाकी अन्य शहरों में भी लैंडफिल है।
अगर मैं पूर्वी दिशा में जाता हूँ तो वहाँ पर कोलकाता में लैंडफिल है, गुवाहाटी में लैंडफिल है, रांची में लैंडफिल है। 1, 2, 3 इस तरह से नंबर ऑफ लैंडफिल बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे हम लोग इसमें योगदान बढ़ाते जा रहे हैं अपना कूड़ा इकट्ठा कर कर के। इसके बाद मैं दिल्ली की तरफ आता हूँ तो दिल्ली ने जो रिकॉर्ड तैयार किया है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है तो इसका यह दायित्व तो बनता है कि भारत का सबसे ऊंचा लैंडफिल श्रृंखला की शुरुआत दिल्ली करे। दिल्ली भारत का कैपिटल है तो दिल्ली ने इसका जो जिम्मा है वो भली भांति निभाया है और गाजीपुर लैंडफिल भारत का सबसे ऊंचा लैंडफिल बनकर शान से देश में चमचमा रहा है। हम लोगों को शर्मसार होना चाहिए कि ऐसे लैंडफिल को जन्म देकर हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, यह खुद से हमें सवाल करना चाहिए। गाजीपुर लैंडफिल जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा लैंडफिल है, दिल्ली में बाकी 3 लैंडफिल हैं, ओखला में है और भलसबा में है। तो गाजीपुर लैंडफिल जो है उसकी हाइट जो है करीब 2019 की रिपोर्ट की बात करें तो 70 मीटर के आसपास थी, जबकि कुतुब मीनार की हाइट जो है 73 मीटर है। तो कुतुब मीनार से 8 मीटर कम थी, लेकिन पर ईयर अगर हम बात करें तो करीब 10 मीटर लैंडफिल की हाइट बढ़ती है इस रिपोर्ट के अनुसार। तो अभी हम अनुमान लगा सकते हैं कि 100 मीटर के आसपास हम लोग पहुँचने वाले होंगे या पहुँच गए होंगे। तो जो है 100 मीटर का रिकॉर्ड जो कि ताजमहल कुतुब मीनार को पार कर चुका है, इतने ऊंचा पर्वत हमने पैदा कर दिया है। शायद ये जल्द ही पर्वत श्रृंखलाओं में रजिस्टर भी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग भली भांति योगदान करते जा रहे हैं। अब मैं एक रिपोर्ट की बात करूं आपसे तो इंडिया में जो वेस्ट जनरेट होता है वो करीब 62 मिलियन टन वेस्ट पर ईयर हमारे इंडिया में जनरेट होता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एक ऑफिशियल प्रकाश जावड़ेकर जी ने हमें स्टेटमेंट में एक रिकॉर्ड ये दिया है। इसमें से जो कि 62 मिलियन टन पर ईयर जो जनरेट होता है, इसमें से सिर्फ 43 मिलियन टन जो है वो कलेक्ट किया जाता है। मतलब 62 में से सिर्फ 43 हम कलेक्ट कर पा रहे हैं, और इसके बाद इसमें से 43 में से सिर्फ 11.9 मिलियन हम प्रोसेसिंग के लिए ले जाते हैं, जो कि करीब 22% के आसपास है। तो 22% को हम प्रोसेस करते हैं, बाकी 31 मिलियन 72 से 78% जो है वो हमारा लैंडफिल पर चला जाता है। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड का डेटा है, इसके अलावा न जाने कितना वेस्ट हमारा इधर उधर फैलता रहता है। तो हम मोटा मोटा देखें तो 80% तो हमारे देश में प्रोसेस हो ही नहीं रहा, वो सिर्फ गार्बेज लैंडफिल पर जा रहा है और पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में ऊंचा होता चला जा रहा है। पता नहीं ये किस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, और इन पर्वत की ऊंचाइयों को बढ़ाने के बाद क्या होने वाला है वो अंदेशा हम नहीं समझ रहे हैं। अभी 2021 में हम बैठे हैं, कोरोना जैसी महामारी हमारे बीच आकर निकल गई, लेकिन हम टस से मस होने वाले नहीं हैं, हम गंभीरता से किसी विषय को लेने वाले नहीं हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, हमें इस दिशा में देखना चाहिए, हमें मंथन करना चाहिए इस दिशा में। अभी जो 62 मिलियन का फिगर मैंने दिया, वो अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2030 तक ये 200 मिलियन के आसपास हो जाएगा। और ऐसे में हम सोचें कितने सारे दिल्ली और अगर आप बात करें बेंगलोर की, तो एक बेंगलोर जैसा शहर जितना बड़ा है, इतना कचरा तो हम आसानी से, इतना बड़े एरिया का कचरा तो हम आसानी से हम पूरा देश मिलकर निकाल देंगे। हम और आप जिस समाज में बैठे हैं, इसी में हमारे कुछ किलोमीटर दूरी पर कहीं ना कहीं लैंडफिल मौजूद है, लेकिन हमने कभी इस विषय को गंभीरता से लेने की नहीं सोची। मैंने 2-3 लैंडफिल विजिट किए हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की है। अपने होम टाउन में लैंडफिल के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और अभी जब मैं अपने वर्किंग टाउन चंडीगढ़ में एक लैंडफिल पर विजिट गया था, उसका भी वीडियो मैंने डाला है, उसकी गंभीरता को दिखाने की कोशिश की है। तो हमें इस पर मंथन करने की ज़रूरत है, नहीं तो इतने बड़े बड़े लैंडफिल हमारे इस भारत की खूबसूरत धरती को घेर लेंगे, और इनसे निकलने वाला धुआं, इनसे निकलने वाला लीचेट जो केमिकल अंडरग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करेगा, उसके बाद हमारी आयु क्या रह जाएगी, हमारे जीवन का स्तर क्या रह जाएगा, हम लोग इसी में घुट घुट कर सड़कर मर जाएंगे। इस तरह की स्थिति हम लोग पैदा ना करें। हम लोग कैसे वेस्ट को कलेक्ट कर सकते हैं, कैसे इसको प्रोसेस कर सकते हैं, और कैसे वेस्ट जनरेशन को मिनिमम कर सकते हैं, क्या हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, वेस्ट को किस तरीके से हम प्रोसेस कर सकते हैं। थोड़ा सा विचार जरूर करें, थोड़ा सा सोशल मीडिया में बस चकाचौंध से दूर हटकर कुछ देर मंथन जरूर करें। यही आशा करता हूँ अगली बार जब मिलूंगा मंथन में तो एक नए विषय के साथ आपके बीच आऊँगा। इस तरह की स्टडी, इस तरह के विषय मंथन में मैं आपके बीच लाता रहता हूं। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं। जय हिंद।